सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास सबसे फेवरेट टॉपिक ऑफ फिजिक्स। कभी कभी तो कोई याद आता है, रिफा ना क्लास की है, मैं किसी क्लास में पढ़ती हूँ शायद, है ना। जिस दिन वो गाना याद आता है, याद तेरी आती है तो मैं यहाँ चली आती हूँ, है ना। यही मतलब स्टेलर नाम का कोई चिड़िया है तुम्हारी जिंदगी में, वो कभी कभी याद आता है। तो रेगुलर क्लास करो यार, और अगर मतलब इधर उधर पढ़ोगे तो एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन नहीं पढ़ोगे तो ऐसे काम नहीं चलने वाला, तो गड़बड़ा जाएगा पूरा का पूरा कहानी का काम। हाँ जी, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास सिरिल? हाँ ऐसा बोल सकते हैं जरा। मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एज्यूम करते हैं, यस। तो द सेंटर ऑफ मास mass of a body is a point। क्या ये सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज अ पॉइंट where total mass supposed to be concentrated, but problem ये है, center of mass of a body is a point where total mass of the body, ऐसा यहाँ पर of the body कर देना, of body is supposed to be concentrated, is supposed to be concentrated। ये है एक्चुअल में, बुक्स में, किताबों में, सब जगह यही लिखा हुआ है और पढ़ते भी वही हैं, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन तो ये होता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ना सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड लिख दिया है। कहते तो हैं कि सेंटर ऑफ मास, टोटल मास को एक पॉइंट पे कंसीडर कर लेंगे तो वो जो है आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। बट कुछ कंडीशंस, केसेस ऐसे भी हैं जहां पे ये पूरा का पूरा चीज आपका फेल हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा फेल हो जाएगा। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी डेफिनेशंस, लेकिन आपका मोस्टली केसेस में ये माना जाता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे ये केस, ये वाला डेफिनेशन फिट बैठता ही नहीं है, समझा क्या? इसीलिए इसको कई तरीके से समझने की आदमी कोशिश करता है। तो धीरे धीरे चैप्टर में जैसे से आगे बढ़ेंगे तो आपको फील आ जाएगा कि सेंटर ऑफ मास किसको कहते हैं। तो सेंटर ऑफ मास को फील लेना है। तो हाउ टू डिसाइड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, कैसे डिसाइड करेंगे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी कहाँ पे है? तो पहला मेथड क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब जैसे ये तुमको दिख रहा है, इस पर तुम एक पॉइंट सर्च आउट, फाइंड आउट करो, ऐसे जहां पे ये रुक जाए, जिसको अभी सिरिल ने कहा था इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो वो पॉइंट क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। समझे क्या? ये जो पॉइंट है जहां पे मेरा ये पेन अभी रुका हुआ, अब मैं इसको थोड़ा सा भी इधर उधर लेके जाऊंगा तो गिर जाएगा। समझे क्या? तो ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है जहां पे आप सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। दूसरा मेथड ये है, सब लोग अपने अपने हाथ में पेन लो, सब लोग लो, सब लोग पेन लो, और सब लोग इस पेन की दोनों छोर पे ऐसे रखो अपनी एक एक उंगली, एक एक उंगली ऐसे रखो, ठीक है? ऐसे रख दिया। अब इस उंगली को तुम ऐसे करो, पास लाओ, अपने आप एकदम एक साथ लाना, अपने आप लाओ, अपने आप लाओ, अपने आप लाओ। देखोगे कि ये ऑटोमेटिक फ्रिक्शन के हिसाब से सेट होता चला जाएगा। जिस पॉइंट पे देखो, अब ये जाकर के क्या होगा, ये रुक गया, अब ये गिरेगा नहीं।
ये गिरेगा नहीं, यही पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मास। समझ में आया सेंटर मास कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों के दोनों तरफ चले जाइए और आराम से इसको ऐसे 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 लेते आना शुरू कीजिए। ऐसा ना हो कि तेजी में मत लाइए, धीरे धीरे लाइए, तो ऐसा ना हो कि ये गिर जाए। तो ये से करके आप सेंटर ऑफ मास को निकाल सकते हैं, ये मेथड है। समझे क्या? क्लियर है? तो सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास नॉर्मल इन कंडीशन में ये डेफिनेशन फिट बैठता है, बट बहुत सारे केसेस में ये फिट नहीं बैठता है। ये तब आपको मैं बताऊंगा कहाँ पे मैंने ये इस डेफिनेशन की गलती कहाँ पे हो रही है, आप तब जानोगे जब आप रोटेशनल मोशन पकड़ोगे। रोटेशनल मोशन में एक कॉन्सेप्ट आता है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया से अबाउट हिंज या फिर जब समथिंग कुछ भी निकालते हैं, या मान लो कि डिस्क है और ये मान लो ये डिस्क है और डिस्क के सेंटर से इसको ओमेगा से आपने नचा दिया, ठीक है, ओमेगा से इसको नचा दिया और नचाने के बाद आपसे पूछा, आपने पूछा इसका कि इसका काइनेटिक एनर्जी बताओ, इस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी बताओ, इस पॉइंट, तो हर पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हो। यस, सब पॉइंट में क्या क्या लिख सकते हो आप लोग लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी। ओवरऑल क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है 1/i ओमेगा स्क्वायर, ये होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी। दिस बॉडी क्या होगा रोटेशनल मोशन के केस में कि k बराबर हाफ i ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा स्क्वायर बोला छोड़िए, i मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब क्या होगा कि जब डिस्क के जब मान ले अगर तुम जब पूछते कि सर काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ दिस डिस्क बताइए, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डिस्क बताइए। अगर आपसे कोई पूछे कि ये डिस्क है, इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास का, तो आपने सेंटर ऑफ मास को सपोज टू बी कंसंट्रेटेड मान लिया है, आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट मान लिया है, तो प्लेट का इक्विलिब्रियम पॉइंट तो बीच में होगा, बीच में होगा, सही। अगर एकदम से यूनिफॉर्म बॉडी है तो अब इस यूनिफॉर्म बॉडी के सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो आप क्या देखोगे कि सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में है। इस पॉइंट से अगर इसको आप ऐसे नचाओगे तो क्या बीच वाला पॉइंट रेस्ट में है कि नहीं है? मैं इसको ऐसे नचा रहा हूं अभी, तो सारा पॉइंट नाच रहा है, बस सेंटर ऑफ मास इसका क्या है? रेस्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। ऐसा होता नहीं है, डेफिनेशन फेल हो गया। डेफिनेशन दो तो ऐसा कई जगह आएगा जहां पे आपको ये वाला डेफिनेशन फेल नजर आएगा। ये डेफिनेशन और भी जगह कई पॉइंट आएंगे जहां पे सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। देखो बहुत सारा बॉडी ऐसा होता है जहां पे जिसका सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के बीच में नहीं होता है, तो कहीं और होता है, बॉडी से बाहर होता है। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, इस तरह का बॉडी है, तो इसका मास सपोज टू बी कंसंट्रेटेड कहां मानोगे आप? लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा। तो जब बॉडी से बाहर है तो उसका मास यहां पे थोड़ा ना कंसंट्रेट कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल डेफिनेशन में इसको हम लोग लिख सकते हैं और ऐसे ही करेंगे अभी आगे, फिर आगे देखेंगे। अब एक पॉइंट और आता है, वो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये क्या है पहले इसको समझ लें, फिर सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन करेंगे, फिर आगे देखेंगे और क्या चीज होता है ना। एक चीज और है कि अब तुम इसको सेंटर ऑफ मास को एक तरीका और समझने का कि कौन सा पॉइंट सेंटर ऑफ मास होगा। अगर ये बॉडी है, अगर इसको तुमने ऐसे फेंका, इसको ऐसे फेंका और इसको फिर ऐसे फेंका, तो रॉड होता तो गिर जाएगा तो टूट जाएगा, तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा। नहीं, पेन जो टूटे नहीं ना, नहीं टूटेगा, 10 रुपये का पेन टूट भी जाएगा तो क्या फर्क होगा? अंदर का नहीं टूटेगा, बाहर का टूटेगा। देखो अरे इतना अच्छा पेन से क्यों लिखते हो, तो टूट ही जाएगा। घड़िया वाला पेन देख, हाँ वो लिंक वाला दे ना, जो होता है टूटे नहीं, ढक्कन के साथ देना। अच्छा ये ढक्कन की बिना ढक्कन की टूटेगा तो कोई बात नहीं है ना, खत्म हो गया है। देखो ये जो पेन है इसको तुमने ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, ये तुम्हारा ऐसे 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 ऊपर गया ना, ऐसे 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 ऊपर गया। ये पेन देखो, ये पेन ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे घूमते हुए नीचे आ रहा है, इसी एक लाइन पे। अब तुम ध्यान दो, इस पॉइंट का मैं तुमसे पूछूं कि इस पॉइंट का तुम हमको ये बताओ कि ये इसका इसके मोशन का एनालिसिस करो। ये देखो यूं चल रहा है, यूं चल रहा है, ये चल रहा है। अब तुमको मैं पूछूं कि इसका इस पॉइंट के एनालिसिस करो, तो ऐसा
अजीब तरह का होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि स्ट्रक्चर किधर जा रहा है, ठीक। लेकिन इसमें एक ऐसा पॉइंट है, जिसका वेलोसिटी सिर्फ सीधा सीधी लीनियर में, समझ आया? और वही पॉइंट सेंटर ऑफ मास है। समझ आई बात? सेंटर ऑफ मास का मतलब समझ आया? ऐसा पॉइंट जो इस कंडीशन में लीनियर वेलोसिटी हो रहा है जिसका, अब देखो ये पॉइंट जो मैंने ऐसे ही निकाला, तो देखो ये जो बीच का जो पॉइंट है वो सीधा सीधे ऐसे चल रहा है, मगर उसके बाद हर पॉइंट ऐसे चल रहा है, तो कहीं भी ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है, कुछ भी हो जा रहा है। या फिर तुम इसको ऐसे से नचाओ, आप ऊपर उधर जाओ, अब बोलो इसका इस पॉइंट का सेंटर वेलोसिटी का एनालिसिस कैसे करोगे? तो ये हो गया, ऐसे नाच रहा है, ऐसे नाच रहा है, ऐसे नाच रहा है, ऊपर भी जा रहा है, ऐसे नाच रहा है, ऊपर भी जा रहा है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। मगर इसका एक पॉइंट तो ऐसा है जो ऐसे एक जगह सीधा सीधी जा रहा है, ठीक। तो ऐसा पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। दूसरा चीज, तुम इसको ऐसे फेंका, इस पेन को, ठीक, तुमने ऐसे फेंका, टूटना नहीं चाहिए, तो तुमने देखा होगा कि ये पेन ऐसे 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 नाचते हुए गया, ठीक। अब उसके किसी पॉइंट पर, मान लो तुमने इसको ऐसे फेंका है, इसके इस पॉइंट का वेलोसिटी स्पीड का किसी चीज का एक्सीलरेशन किसी का तुम एनालिसिस करो, तो तुम देखोगे वो ऐसे 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 निकलेगा, कुछ नहीं कर पाओगे उसमें तो। मगर एक पॉइंट ऐसा है जो कि क्या कर रहा है? प्रोजेक्टाइल कर रहा है, सिंपल प्रोजेक्टाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा? तुमने इसको जब ऐसे फेंका तो एक पॉइंट ऐसे 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 नाच रहा है, ये सिंगल पॉइंट ऐसा है, ये देखो ये वाला, ये पॉइंट क्या है? प्रोजेक्टाइल कर रहा है, क्योंकि ये अपने एक्सिस पर नाचते हुए चल रहा है ना ऐसे। ये वाला पॉइंट जो है, एक इसमें पॉइंट है जो क्या कर रहा है? प्रोजेक्टाइल कर रहा है। जो पॉइंट प्रोजेक्टाइल मोशन शो कर रहा है वही सेंटर ऑफ मास है। क्लियर हुआ? समझ आया? तो ये तुमको समझने के लिए था कि वेयर इज द सेंटर ऑफ मास, तो कॉन्सेप्चुअल ऐसा ही समझना है। अब आते हैं बात की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता सकते हो? ये भी सपोज ही करना है, ऐसा मतलब पॉइंट जहां पे टोटल उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कंसंट्रेटेड करता हो, मतलब वेट ऑफ द मास कंसंट्रेटेड करता हो। अब जैसे मान लो तुमने एक स्फीयर लिया है ऐसा, अब इस स्फीयर का तुमसे पूछो mg कहाँ काम कर रहा, तुम ऐसे नहीं देते व्हाट से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसका वेट यही काम कर रहा है ना, mg, इसका सेंटर ऑफ मास भी यही है। समझ आई बात? तो पहले लिखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन, लिखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी of a body is that point, of a body is that point, of a body is that point for a fasting man, where it is assumed that, where it is assumed that, where it is assumed that gravitational force of the body of the earth, sorry, gravitational force of the earth, 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 लिखा, of the on body, that is weight of the earth, 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 अच्छा हाँ weight of the body x on it, क्या मैं बोलता हूँ, weight of the body x on it, x on it। तो सेंटर ऑफ मास समझ गए तुम कैसे निकालना, तो ऐसे फाइंड आउट करना, यहाँ से उठाना, 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 जिस पॉइंट पे आकर के इक्विलिब्रियम पॉइंट तुमको मिल जाए, दोनों तरफ की तरफ गिरे नहीं, वही पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ मास है। और ये तो हो गया तुम्हारा मेथड, और एक हो गया तुम्हारा हिट एंड ट्रायल मेथड कि तुम आगे पीछे करते रहो करते रहो करते रहो, जहाँ पे सेट हो जाए, इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट हो जाए, वहाँ पे क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। समझ में आया? दो बातें क्लियर है, इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास है। दूसरा चीज मैंने बोला कि आपको एक इसको प्रोजेक्टाइल मोशन करा दीजिए, तो आप देखोगे कि एक पॉइंट ऐसा है, इसका हर पॉइंट का जो आप देखोगे स्पीड का जो कर्व है वो बिल्कुल अजीब तरह का है, आपको समझ में नहीं आने वाला, ये एनालिसिस करना बिल्कुल टफ हो जाता है। बट एक पॉइंट ऐसा है जो क्या कर रहा है? प्रोजेक्टाइल कर रहा है, और वो प्रोजेक्टाइल वाला क्या है? सेंटर ऑफ मास है। आप इसको ऐसे नचा के ऊपर फेंकते हो और ये नीचे आता है, इसको ऊपर फेंकते हो और ये नीचे आता है, एक पॉइंट ऐसा है
जो सीधा सीधे लीनियर वेलोसिटी कर रहा है। दूसरा चीज अच्छा और कर सकते हो, तुम जब स्पिनर बॉल को देखोगे, जो बॉल ऐसे बॉल फेंकता है, ऐसे जो बॉल फेंकता है, ऐसे बॉल फेंकता है, बॉल पूरी नाचती हुई ऐसे जाती है और विकेट के अंदर घुस जाती है। तो उसमें किसी भी पॉइंट का, बॉल के किसी भी पॉइंट का तुम एनालिसिस करोगे तो वो यूं ऐसे घूमते हुए चलती है, पहले ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। लेकिन एक पॉइंट जो उसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर जो उसका मास है, वो क्या करेगा, सीधा ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे जा रहा है। समझ में? तो ऐसा सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, सेंटर ऑफ मास कहलाएंगे। और अभी मैंने बोला कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, तो आपने एज्यूम कर लिया और आपने मान लिया कि ये mg है, नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका होगा। लेकिन इसे ध्यान रखो कि जरूरी नहीं कि जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, नॉर्मल कंडीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही होगा। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही होगा हमारे नियर द अर्थ सरफेस। नियर द अर्थ सरफेस मतलब अर्थ सरफेस का मतलब 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक जो होता है क्या चीज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास इज द सेम। बट थोड़ा आगे ऊपर जाने पे, मतलब जैसे हाई स्टोरी बिल्डिंग मान लो या माउंटेन्स मान लो, तो उसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपस थोड़ा सा हल्का सा डिफर करता है। नहीं तो बिल्कुल मान लो 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा डिफर करने लगता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नियर द अर्थ सरफेस क्या होगा, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थ होगा। जरूरी नहीं कि जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं हो वहां पे सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। स्पेस के अंदर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होता है ना, लेकिन सेंटर ऑफ मास होता है। इस पे if g equal to 0, COG does not exist. If g equal to 0, COG does not exist, है ना, but center of mass is exist. कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास स्पेस में कहीं भी हो तो होना ही होना। समझ में आई बात? इतना बात समझ में आया है? ठीक है, अब क्या करेंगे? अच्छा, मैंने ये बोला कि सेंटर ऑफ मास होने की जरूरी नहीं है कि जो बॉडी है उसी में सेंटर ऑफ मास यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ नहीं। आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है सेंटर ऑफ मास। दिस इज योर सेंटर ऑफ मास। दिस इज योर सेंटर ऑफ मास। समझ में आई बात? ठीक। तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो मोशन था उसको तुम इस तरीके से देख सकते हो कि आपके पास क्या था, आपके पास क्या था, एक प्रोजेक्टाइल मोशन में ले रहा हूं, यहां से दो मास का कॉम्पोजिशन m1 m2 ले रहा हूं, ये ऐसे जा रहा है, m1 और m2 ऐसे जा रहा है। अब हर पॉइंट पे ये कभी ऐसे घूम जाएगा, कभी ऐसे घूम जाएगा, फिर ऐसे घूम जाएगा, फिर ऐसे घूम जाएगा, फिर ऐसे और वापस ऐसे। तो ये जो एक सिंगल इसका पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यही इसका सेंटर ऑफ मास है। समझा नहीं? मतलब यहां देखो या ये देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है। क्लियर? समझ में आया? या फिर आप किसी बॉडी को आपने जो ऐसे फेंका है, यहां से जो आपने फेंका है ऐसे बॉडी को, आपने बॉडी को ऐसे नचा के फेंका है ऊपर की तरफ, तो ये पहला बार ऐसे गया है, फिर दूसरी बार ऐसे हो गया है, फिर तीसरी बार ऐसे हो गया है, फिर चौथी बार ऐसे हो गया। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो रहा है, अपनी जगह पे रह रहा है। मतलब हर पॉइंट के लिए तुम अलग अलग देख सकते हो ना। मान लो तुमने इसको नचा के फेंका, तो स्टार्ट यहाँ से किया तुमने, दूसरा बार तुमने इसको यहाँ ले लिया, ऐसे हो गया, ठीक, फिर तीसरी बार बॉडी ऐसे हो गया, फिर चौथी बार ऐसे हो गया, फिर पांचवी बार वापस से ऐसे हो गया। एक पॉइंट तुम्हारा देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसकी जो वेलोसिटी है वो ऐसे जाएगी और ऐसे ही वापस आएंगे। दैट परफॉर्म द लीनियर वेलोसिटी एंड दैट पॉइंट विल बी द क्या चीज, सेंटर ऑफ मास। ठीक, यहां तक हमको लगता है अब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है इस सेंटर ऑफ मास किसको कहते हैं। ठीक, और बहुत सारी बातें हैं इसमें, जैसे मान लो कि अगर कोई मास है, अगर ये कोई भी इरेगुलर शेप का तुमने मास ले लिया, ठीक, इसको एक काम करो, इसको आप क्या करो, सीखो, धीरे 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 एक पॉइंट पर इसको लेकर के आने की कोशिश करोगे। तो जब ये एक पॉइंट पर आएगा तो कुछ एक पॉइंट यहाँ बना दो और इसी पॉइंट को सेंटर ऑफ मास भी कहेंगे, जो कि अभी अभी डेफिनेशन में आपने देखा। अभी तो ये देखा था ना, सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि मास को सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट ए सिंगल पॉइंट। तो आपने इसको धीरे 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 एक जगह पर जमा किया, जमा करने के बाद एक सिंगल पॉइंट जो बना, उसी पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास। क्लियर? इतना डायग्राम वगैरह सब बना। सेंटर ऑफ मास
will have projectile motion. Center of mass will have projectile motion. क्लियर है ना एकदम? और नॉर्मल बॉडी के सेंटर ऑफ मास को कैसे कैसे आप लोग सपोज करोगे? जैसे मान लो ये स्फीयर है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। ये ऐसा है, स्क्वायर प्लेट है, तो इसके लिए क्या करोगे? एक ज्योमेट्रिकल सेंटर सच आप फाइंड आउट करोगे, ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, है ना? जैसा पॉइंट वैसा। रिंग का, ये मान लो ये स्फीयर था तो तुमने ऐसा कर दिया। अगर ये रिंग है तो रिंग का एकदम सेंटर पे ऐसे हो जाएगा। अब देखो रिंग का सेंटर मास तुम कहाँ मान रहे हो? सेंटर पे। क्या सेंटर पे मास है क्या? नहीं। तो आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है, जहां पे आप बॉडी के बाहर भी आपका सेंटर ऑफ मास हो सकता है। ठीक है? अगर मान लो कोई बॉडी ऐसे है, ये अगर है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे होगा, या तो ज्योमेट्रिकल सेंटर या फिर उसके अकॉर्डिंगली, मास के अकॉर्डिंगली सेंटर ऑफ मास आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर है एकदम पूरा यहां तक? इट मे बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, तुम लिख सकते हो इस पॉइंट। इट मे बी इनसाइड और इट मे बी इनसाइड और outside the body, outside the body. It may be inside or outside the body. अगर मान लो कि वो जो प्रोजेक्टाइल वाला केस है उसमें अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे कोई ये बिठा दूं, ऑब्जर्वर को बिठा दो, तो m1 और m2 मास क्या करेगा? अगर इस पर कोई आदमी बैठ जाए और ये बॉडी ऐसे से चल रहा है तो इसको ये m1 कैसा दिखेगा? क्या करता हुआ दिखेगा? सर्कल में चलता हुआ दिखेगा। समझा क्या? उसको सर्कल में दिखेगा। तुम लिख सकते हो इस बात को कि ऑब्जर्वर m1 m2 विल डू द सर्कुलर मोशन इफ ऑब्जर्वर इज एट सेंटर ऑफ मास। अयुन समझ आया सेंटर ऑफ मास? क्लियर? संस्कार भाई, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है? फॉर टू बॉडी सिस्टम, फॉर टू मास सिस्टम, टू मास सिस्टम। अब ये कैलकुलेशन कर रहे हैं हम फॉर टू मास सिस्टम के लिए। एक चीज समझना चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हम टू बॉडी सिस्टम के लिए हमारा R1 एंड R2 की वैल्यू क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी होगी। हम आरकॉम नहीं निकाला, आरकॉम निकालने के लिए ओरिजिन की जरूरत पड़ती है, वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, वो बाद में करेंगे। अभी हम फॉर टू मास सिस्टम के लिए पोजीशन निकाल रहे हैं, m1 और m2। मान लो m1 है और m2 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपने d मान लिया। क्या कर लिया आपने? d मान लिया। कहीं एक जगह पे इन दोनों के बीच में आपने इसको मान लिया कि ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, तो यहां से दूरी आपने लिखा r1 और यहां से दूरी लिखा आपने r2। क्लियर? ठीक है? अब बताओ सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ ज्यादा होता है? जिधर हेवियर बॉडी होती है। जाहिर सी बात है, अगर इधर ज्यादा मास है, कहीं पर इधर ज्यादा मास है तो तुम उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा लेकर जाओगे। अब मान लो तुम्हारे पास हथौड़ा है, अगर ये ऐसा कोई बॉडी है, ऐसा कोई बॉडी है, तो कहां पर लेके जाओगे उंगली को? इधर या इधर? इधर ज्यादा लेके जाओगे ना। इसका मतलब कि सेंटर ऑफ मास लाई करता है थोड़ा सा हेवियर मास की तरफ, है ना। तो मतलब जिधर मास ज्यादा होगा वहां सेंटर ऑफ, मतलब वो दूरी क्या होगी? कम होगी।
है ना। मीन्स तो तुम एक पॉइंट यहां पे लिख सकते हो कि द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, लिखो, लिख लो, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एनी पार्टिकल, the distance of center of mass from any particle, the distance of center of mass from any particle is inversely proportional to the mass of the particle, mass of the particle। मतलब r जो है r is proportional to 1/m, ये तुम लिख सकते हो, r is 1/m। अब क्या इसको मैं R1/R2 इज इक्वल टू M2/M1 लिख सकते हैं? ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन में क्या सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है? क्या सेंटर मास चल रहा है क्या? नहीं ना, फिक्स बॉडी है तो सेंटर मास भी रेस्ट पे रहेगा। तो इस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो? M1R1 इज इक्वल टू M2R2। तो ये कंडीशन कब है? जब सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। अब आते हैं इस इक्वेशन पे, इस वाले पे, इसको मैं हटाऊं। यहां से आप क्या चेक करते हो? अब हमको R1 एंड R2 की दूरी निकालनी है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, तभी तो सेंटर ऑफ मास निकलेगा। कहां पे सेंटर ऑफ मास है? R1 R2 से पता चलेगा। तो अब R1 R2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? आप लिखोगे, चलो यहां से निकालो, R1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1 कर देते हैं, ठीक, इज इक्वल टू M2/M1 प्लस 1 कर देते हैं। यहां से आप R2 लिखोगे और यहां से R2 से R2 खत्म, R1 प्लस R2, सही है, इज इक्वल टू M1 लिखोगे और यहां क्या हो जाएगा? M1 से M1 खत्म, M2 और फिर M1, तो M1 प्लस M2, सही है। ये R1 एंड R2 क्या है? R1 प्लस R2 D डिस्टेंस है। तो आप यहां लिखोगे D/R2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M1, ठीक। तो R2 की वैल्यू क्या हो गई? R2 की वैल्यू हो गई M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू D, सही है। आ गया समझ? क्लियर है यहां तक? मतलब R2 की वैल्यू आप D से मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली आप यहां से R1 की वैल्यू क्या लिखोगे? R1 निकालना है तो क्या करोगे? M2D, M2 बटे M1 प्लस M2 इंटू D, दिस इज योर आंसर। R1 के लिए तुम उल्टा कर दो, M2/M1 प्लस M2 इंटू D। R1 क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1। R1 क्या है तुम्हारा? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1। R2 क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M2। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है ना। अगर इफ R1 और R2 को बराबर कर दिया जाए तो क्या होगा? R1 इज इक्वल टू R2 बराबर जो है ना वो D/2 है, ये ध्यान में रखें। अगर R1 इज ग्रेटर देन R2 इसका मतलब क्या होगा? M1 इज लेस देन M2। R1 अगर ग्रेटर देन है तो M1 इज लेस देन M2, और उसका उल्टा हो जाएगा, वाइस वर्सा। अगर R2 इज ग्रेटर देन R1 तो M1 इज ग्रेटर देन, क्या लिखा हूं मैं यार? तो यहां क्या लिखोगे? M2 इज ग्रेटर देन, क्या लिख रहा हूं मैं? उल्टा लिख दिया ना। M1 इज ग्रेटर देन M2, M1 इज ग्रेटर देन M2, सही है। ये कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास का। और यहां पे पॉइंट लिख लेना कि सेंटर ऑफ मास इज नियरर टू द हेवियर मास या लार्जर मास। सेंटर ऑफ मास इज नियरर टू द हेवियर और लार्जर मास, हेवियर और लार्जर मास, दिख रहा है? नेक्स्ट पॉइंट
नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ, मतलब बहुत सारा बॉडी का, लार्ज नंबर ऑफ मास, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलो, मास बोलो, जो भी बोलो, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल रहे हैं। हल्ला कम करोगे थोड़ा प्लीज। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब बहुत सारे पार्टिकल्स अगर दिए हुए हैं तो आपको उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है वो समझना है। अब सिंपल सा बात है, मान लो कि तुम्हारे पास एक बॉडी है, यहाँ पर m1, यहाँ पे m2, यहाँ पे m3, डॉट 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 mn, बहुत सारे मास है, ठीक है। तो इसका तुमको एक क्या मान लेते हैं, ओरिजिन सिस्टम मान लेते हैं। यह अब बज रहा है, आज शहरी के टाइम में नहीं बजा था, आज मैं बिना शहरी के इसलिए ज्यादा पढ़ा रहा हूँ। आज बिना शहरी के रोजा है। हाँ, तो क्या हुआ कि इसका इन सारे मास का एक ओरिजिन मानते हैं। यहां से लेके इसका डिस्टेंस r1 है, यहां से लेके इसका डिस्टेंस r2 है, और इसका डिस्टेंस r3 है, और इसका डिस्टेंस rn है। बहुत सारा मास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे मासेज रखे हैं। बातचीत बंद करो प्लीज, बातचीत बंद करो। अब क्यों नींद आ रही है भाई? सोने आए हो क्या यहाँ पे? इसमें भी क्या समझने में कठिनाई हो रही है तुम लोग को, इतना नींद आता है? हाँ, तो इन सबका सेंटर ऑफ मास पता करना है, समझा गया रिफा? अगर मैं मान लेते हैं इन सबका सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं पे है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं पे, और ओरिजिन से इसकी दूरी ये, दिस इज r को, r सेंटर ऑफ मास, सब r1 r2 r3 r4 है, सही है, और उसका आपने r को मान लिया। अब जरा ध्यान से दो, आपने पढ़ा होगा कि एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर मान लो x1, x2, x3 तीन वैल्यू आपके पास है, तो x बार आप कैसे निकाल दो? x1, x2, x3 डिवाइडेड बाई 3, यही कुछ होता। तो अगर मैं वेटेड, एक कॉन्सेप्ट होता है वेटेड एवरेज का, और वेटेड एवरेज जो होता है वो उसके लिए क्या करना पड़ता है, wx1 इस तरीके से आप लिखोगे, W के सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, यहां m1 लिखते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2, इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसको बोलते हैं सबके मास से आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरीके से आप इसका वेटेड एवरेज आप निकाल सकते हो, x w ऑफ वेट, ऐसा ये कॉन्सेप्ट है। उसी तरीके से सेंटर ऑफ मास के लिए जो आर कॉम लिखते हैं, हम आर कॉम जो लिखते हैं, आर सेंटर ऑफ मास जो लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, इसका मास विथ इसका डिस्टेंस। तो m1 r1, रिफा तुम पढ़ने नहीं आई हो क्या? तो विदा देखो ना, वो तो ऐसे भी शैतान है, रमजान में भी कैद नहीं हुई अभी तक। प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। दिस इज योर r सेंटर ऑफ मास, r सेंटर ऑफ मास। तो कैलकुलेशन कैसे किया आपने? पहला तो आपने दो पार्टिकल के लिए किया, अब ये मल्टीपल पार्टिकल्स है, लार्ज नंबर पार्टिकल्स है, उसके लिए सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर रहे हो। जीशान गोरी बार भगा देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे, 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा। एक की भी आवाज आई तो हम भगा देंगे बाहर,
चाहे वो लड़का हो, आइदर गर्ल्स और बॉयज। नहीं समझ में आया तो हम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे लिए। जाओ। हाँ, जैसे वेटेड एवरेज निकाला जाता है, सुनने के टाइम सुन इधर, पढ़ने के टाइम इधर उधर करती रहती है, दिमाग लगा के। हाँ, मान लो कि तुम्हारे पास एक m1 मास है जिसका दूरी सेंटर ऑफ ओरिजिन से O000 से क्या है R1 है, m2 है जिसकी दूरी R2 है, m3 इसकी दूरी R3 है, और m4 है जिसकी दूरी R4 है, या फिर डॉट 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 mn है, कोई सा भी मास है, नंबर ऑफ मास है, और उसकी दूरी Rn है। ठीक, अब इन सारे मासों का आपने क्या बोला, एक सेंटर ऑफ मास कॉन्सेंट्रेट कर लिया, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ये आपने सेंटर ऑफ मास ले लिया, यहां पे आपने सेंटर ऑफ मास ले लिया। इस सेंटर ऑफ मास का जो दूरी है, जैसे सबका R1 R2 R3, इसका R कॉम लिख दिया। अब यही R कॉम तो निकालना है अपने को। इसी R कॉम को निकालने के लिए मैंने क्या करा कि M1 R1 R2 R3 R4 R5 प्लस बट डिवाइडेड बाई समथिंग होता, तो इसमें क्या किया, मास से मल्टीप्लाई करके M1 R1 M2 R2 M3 R3 M1 M2 प्लस M1 करके ऐसा करके आपने टोटल इसका R कॉम का वैल्यू निकाल दिया। समझ आया यहाँ तक? ठीक, अब हर R1 की दूरी क्या सिर्फ R1 है? ये तो R1 वेक्टर है एक्चुअली। अगर ये R1 वेक्टर है तो ये क्या है, X1I ऐसा होगा, Y1I Z1I ऐसा कुछ लिखोगे तुम R1 R2 की दूरी है ना, तो Y1J Z1K। R2 वेक्टर क्या है, X2I Y2J प्लस Z2K, और R3 वेक्टर क्या है, X3I प्लस Y3J प्लस Z3K। समझ आई बात? यहां से आप इसको लिखो R कॉम को। अब जो R कॉम लिखोगे वो क्या आने वाला है, अब जो R कॉम लिखोगे वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है आपका M1 और X1I प्लस Y1J प्लस Z1K प्लस M2 लिखोगे। ठीक है, M2 लिखोगे, M2 के बाद क्या लिखोगे, X2I प्लस Y2J प्लस Z2K, और प्लस 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 करते हुए चले जाना, प्लस 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 करते चले, और नीचे में जो M1 M2 M3 M4 M5 M5 वो तो रहेगा ही रहेगा अपनी जगह पे। समझा क्या? क्लियर है? यहां से M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस 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 Mn जो भी है। ठीक, अब अगर आपको यहां से वैल्यू निकालना है, हाँ अरे हाँ वो जो आर कॉम वेक्टर, अब अगर आपको यहां से क्या निकालना है, आपको यहां से निकालना है क्या चीज, आपको निकालना है यहां से एक्स। अब देखो सबका तुमने जैसे M1 मास का तुमने R1 लिखा तो R1 का X1 Y1 Z1 लिखा ना, कोऑर्डिनेट उसी तरीके से R कॉम है तो उसका भी कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं होगा, तो उसका X कॉम Y कॉम और Z कॉम निकालना है। समझा? तो यहां से जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, यहां से लिखोगे X कॉम, ये जो X कॉम है वो होगा M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट। Y कॉम जो लिखोगे वो लिखोगे ऐसे M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस डॉट 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 M1 प्लस M2, और Z कॉम जो लिखोगे वो लिखोगे M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट डॉट। समझ आए? क्लियर है? यहां तक बदल सकती है, बदलती तो बहुत सारी कंडीशन में, अगर मैं ओरिजिन को बदल दूं तो आर कॉम बदल जाएगा, बट रियल मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज, क्योंकि आपने मास को बदला नहीं है, मास कांस्टेंट है। M1 M2 M3 M4 M5 जितना भी मास है आपने सबको एक जगह पे रखा हुआ जहां पे एज इट इज है, आपने वो ओरिजिन बदल दिया जहां से आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर रहे हो। तो तुम कह सकते हो कि ऑन चेंजिंग ऑफ ओरिजिन
आरकॉम विल चेंज बट द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज, द रियल मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। समझ में आया? नहीं, बात समझ गए। ओरिजिन, इसका मतलब तुमने यही नहीं समझा, इसलिए मेरी बात नहीं समझ में। मैंने क्या बोला आपको कि सेंटर ऑफ मास का, इसका अगर ओरिजिन बदल दिया जाए तो क्या आरकॉम बदलेगा? बदलेगा ना भाई। लेकिन रियल मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। रियल मीनिंग मतलब कि सेंटर ऑफ मास तो उसी पॉइंट पे लाई करेगा ना जहां पे है। आप ओरिजिन कहीं भी ले लो। समझ में आया? अरे किसी सुंदर कन्या को तुम खड़े होकर के यहां से देखो, वहां से देखो, यहां से देखो, सुंदर कन्या के इस पर थोड़े खूबसूरती पे थोड़े ना कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। अब समझ में आई बात? तो वही समझ लो, सेंटर ऑफ मास की खूबसूरती पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो वही होगा। बट तुम कभी उधर से देख लो, कभी उधर से देख लो, कभी उधर से देख लो। मेन इसका मतलब है कि आरकॉम विल चेंज बट द रियल मीनिंग ऑफ या एसेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। समझ आई बात? अब क्या रिपीट करें? थोड़ी राय दोबारा खूबसूरती बतावे क्या? लिखो नोट, ऑन चेंजिंग ओरिजिन, ऑन चेंजिंग ओरिजिन, ऑन चेंजिंग ओरिजिन आरकॉम विल चेंज, आरकॉम, RCOM, आरकॉम विल चेंज because R1, R2, R3 dot 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 will change. R1, R2, R3 will change. But real meaning of center of mass will not change. Real meaning of center of mass will not change. समझ में आई बात? अब एग्जाम्पल्स चलते हैं, हम लोग नए नए एग्जाम्पल्स करते हैं। मास M1 बराबर 1 kg, M2 is equal to 3 kg, M3 is equal to 1 ले लो, 2 plus 3 kg। R1 कोई वेक्टर ले लो, 2i plus 3j समथिंग कुछ भी मानना है, i plus 4j plus k लेते हैं। i plus 4j plus k वेक्टर, R2 वेक्टर दिया हुआ है, R2 वेक्टर ले लो, कुछ भी तो मैंने मान, i plus j plus k कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। i plus j plus k, आवाज नहीं। और R3 वेक्टर ले लो, R3 वेक्टर ले लो, 2i minus 2j minus j plus minus 2, 2i minus j minus 2k। अब मुझे बताओ कि सेंटर ऑफ मास किधर होगा? सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? जल्दी से बताओ, मैं निकालता हूँ। इसका सेंटर मास कैसे निकालोगे? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस R3 R3। तो M1 मतलब 1 इंटू R1 I प्लस 4j प्लस k प्लस M2 2 kg, I प्लस j प्लस k, M3 3 kg, 2i माइनस j माइनस 2k डिवाइडेड बाई 6 है ना। 1 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आप इसको चेक करोगे, सबको जोड़ के निकाल दो, कितना आ जाएगा? I 2i और 6i, तो कितना आ गया? I 3i और 6 9i। अच्छा, उसके बाद 4j, तो ये 2j ना, 2j 4j 6j और माइनस 3j, 6j माइनस 3j प्लस 3j। उसके बाद आ गया k प्लस 2k, तो 3k माइनस 2k। क्या बोला तुमने? माइनस 6k हो रहा है ना यहाँ पे, 3k माइनस 6k, तो माइनस 3k डिवाइडेड बाई 6, यही तुम्हारा आंसर है। क्लियर? समझ आई बात? नेक्स्ट सवाल देखें इसका, अच्छे से समझ लो। सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझा? तुम्हारे किताबों में स्टेट बोर्ड के सिलेबस में इतना सा दिया हुआ है, बस हो गया, तुम्हारे स्टेट बोर्ड के हिसाब से खत्म हो गया सिलेबस, लेकिन हमारे हिसाब से अभी बहुत लंबा चलने वाला है।
एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 मास ले लेते हैं अपन ऐसे। 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 0, 0, 0, 1, 1, 1 और 1, 0। सेंटर ऑफ मास निकालिए। 4 मास दिया हुआ है चारों सेंटर पे, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। समझ के बनाना है इसको थोड़ा सा। ये मास M2 था, तो हमने क्या माना था कि बीच में कहीं पर R1 R2 माना था ना, और इसको D माना था। ऐसे क्या, एक काम करो, इसको सेंटर मान लो, इसको ओरिजिन मान लो, सॉरी सेंटर, ओरिजिन मान लो, और ओरिजिन मान के आप एक्स आर कॉम निकालो, एक्स कॉम निकालो। आर कॉम मतलब यहाँ सिर्फ एक्स कॉम, यहाँ तो सिर्फ एक्स कॉम ही निकलेगा, वाई कॉम तो निकालना नहीं है, क्योंकि वाई तो ऊपर होता ना। तो अगर आप एक्स कॉम निकालते हो, एक्स कॉम निकालोगे, तो यहां से क्या निकलने वाला है? M1 इंटू 0 प्लस M2 इंटू डी डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। क्या है? इसी तरह का रिजल्ट आया था R1 का, R2 का। R2 का रिजल्ट यही आया था, M2D बटे M1 प्लस M2। ये चीज वही है। अब इस प्रॉब्लम को बना, हाँ, अब क्या करोगे इस प्रॉब्लम को निकालेंगे? वाई जेड कॉम, पहले तो एक्स कॉम निकालो इसका। जब इस प्रॉब्लम को तुम बनाने चलोगे, इस प्रॉब्लम को जब बनाओगे तो इसको तुम ओरिजिन मान लो, इस पॉइंट पे, इस लाइन को ओरिजिन मान लो, और क्या करो, एक्स कॉम निकालते हैं अपन। तो एक्स कॉम जब निकालेंगे तो 4 इंटू 0 M1 X1 जो भी आप M1 X1 4 इंटू 0 प्लस M2 X2 1 इंटू 0। इसका भी तो x क्या हो जाएगा? 0 ही होगा ना, प्लस M3 X3। अच्छा, इसको माना था ना 1। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सिर्फ वैल्यू चेंज कर दिया। अरे 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 हो गया, बस और कुछ नहीं है। ये 4 इंटू 0 1 इंटू 0 प्लस कौन सा, इसको मान लें M1 X3, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई कितना, टोटल मास कितना है? 4 3 7 2 9 1 10। देख ये आंसर कितना आंसर है? 0.5 है ना। ये आ गया 1/2, दैट इज 0.5। समझ आई बात? हाँ, नहीं आया समझ में? आया? अब वाई कॉम कैसे निकालेंगे? वाई कॉम में भी तो वही बात है, ये दोनों तो 0 ही हो रहा है। वाई कॉम में भी तो वही दोनों का 2 0 3 0। कौन कौन 0 हो रहा है? कौन कौन 0 हो रहा है? ये इसको ओरिजिन ही मान के तुम बना रहे हो, तो कौन 0 हो रहा है वो चेक करो खाली। M1 Y1, चलो ऐसे लेते हैं, नॉर्मल कंडीशन लेते हैं। 1 कौन है? ये है हमारा, है ना। तो M1 Y1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1। अरे M1 Y1 ये है ना। अरे कुछ नहीं है यार, सबका y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दो उसके उस मास को, सिंपल सा बात है ना। इस मास को M1 11, ये तो 0 ही होगा, 4 इंटू 0, और ये क्या होगा 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 10। खत्म आंसर, आंसर खत्म। ये आपका एक्स कॉम एंड वाई कॉम निकालने का तरीका है। अरे समझा कि नहीं? जब 1 2 3 kg मास है और उसका सेंटर मास निकालना है, आपको कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा। अगर मान लो ये 10 10 10 है, अगर ये 10 10 10 है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा?
एक तो कोऑर्डिनेट इसका सिंपल दिख रहा है यार, यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, तो आधा जाएगा, तो 5 हो गया, है ना। अरे 10 cos 60, 10 sin 60, 10 sin 60, 10 cos 60, तो 10 cos 60 कितना होता है? 1 ही हो जाए, 10 5 हो जाएगा ना, राउंड कर 60, तो 5 कॉमा 10 65 रूट 3। अब निकाल दो सेंटर ऑफ मास, m1 x1, m2 x2, m3 x3, 3 मास है, तो एक्सकॉम जो है आपका वो क्या निकलेगा? 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, कितना? 6। आंसर हो गया। अरे यही तो आंसर है मेरे हिसाब से, यही आना चाहिए 35/6। हाँ जो भी है 35/6 लिखो ना, हटाओ 35/6, पहला आंसर तो ये आ गया। अब वाई कॉम कैसे निकालोगे? बातचीत करने से समझ में आता तो तुम बहुत महान हो गए होते आप लोग। यू ऑल बिकम वेरी महान इफ ऑलवेज टॉकिंग। हाँ, वाई कॉम कैसे निकालोगे? ये तो अभी भी 0 है, 2 इंटू 0 है, प्लस 1 इंटू कितना? 5 रूट 3 प्लस ये तो 0 गया, 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 6, 5/6 रूट 3, 5 रूट 3/6 ना, तो 5 रूट 3/6, 5 रूट 3/6, ये आंसर है तुम्हारा। अरे अभी तक समझ आया कि नहीं? हाँ 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 जी, ए मास m, मास m, मास m, मास m। फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास। साइड ए है सभी पे, आपको कंसीडर करना है, दिया नहीं रहेगा, ओरिजिन दिया नहीं होता है, यू हैव टू बी कंसिडर इट। किधर भी मानो बात एक ही है, सेंटर मास तो वही आएगा ना। हाँ, a/2 रूट 3, हाँ निकाल दिया क्या सब लोग? यस, a sin 60। अगर आप मान लेते हैं इसी को ओरिजिन मान लो, अगर ये 0,0 है ना, तो ये आपका 60 डिग्री है ना, और ये क्या है? a/2 है,